साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा 2019 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ, और इसके जो शुरुआत के 75 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, दाम ये तांबे की या ताम्र की मुद्रा थी, देशाई ये राजस्व अधिकारी होता था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, जरीब एक प्रकार का कर, तो ये सही नहीं है। जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं होता था, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब जो है ये भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी, ना कि एक प्रकार का कर था। इस प्रकार से ये डी वाला सही नहीं है। अन्य को देखें तो शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मुगल काल में 1 रुपया या चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देशाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वह जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। और दीवान जो है ये मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, मुल्ला दाऊद तो इनको चंदायन से मिला दीजिए, इनकी मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, 1 से मिला दीजिए। वहीं पे दामोदर कवि की रचना है पद्मावती कथा, 3 से मिला दीजिए। सोमनाथ की रचना है राग विबोध, ठीक है, तो सी को 4 से मिला दीजिए। और अमीर खुसरो की रचना है आशिका, 2 से मिला दीजिए। तो 1342 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, दामोदर कवि की पद्मावती कथा है, सोमनाथ की राग विबोध है और अमीर खुसरो की आशिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो किसने दिया था, तो ये संरक्षण जो है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। तो तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के राजा मान सिंह के संरक्षण में स्थापित ग्वालियर पीठ से प्राप्त की थी। उसके बाद वे भाटा क्षेत्र जो रीवा इलाका है, या कह सकते हैं भाटा क्षेत्र या रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में उनके दरबारी कवि के रूप में रह रहे थे। अकबर ने उनकी ख्याति के बारे में सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 2 सूचियां राजवंश और राजधानी की। राजवंश और राजधानी की, इन्हें हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी, कांची 2 से मिला दीजिए। पांड की राजधानी मदुरै, 3 से मिला दीजिए। यादव की राजधानी देवगिरी थी, 4 से मिला दीजिए। काकती की राजधानी वारंगल थी, तो 1 से मिला दीजिए। तो 2341 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं। पल्लव की राजधानी कांची, पांड की मदुरा, यादव की मदुरा या मदुरै कह सकते हैं, यादव की देवगिरी है और काकती की वारंगल है। वहीं आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार में या कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए, इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले इसमें जो स्मारक आएगा वो कौन सा आएगा, अटाला मस्जिद जौनपुर की अटाला मस्जिद। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, फिर दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, और सबसे लास्ट में औरंगाबाद में राबिया दौरानी का मकबरा। इस प्रकार से 4, 2, 3, 1 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था और शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी का इसका काल रहता है। इसने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था, तो 1540 से 45 के बीच में बनवाया, ठीक है। तो इससे पहले 1408 में आपका अटाला मस्जिद बन गया, अटाला मस्जिद बनता है। फिर इसके बाद आपका शेरशाह सूरी का मकबरा 1540 से 45 के बीच में बनता है। फिर दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने, औरंगजेब
अकबर के बाद आएगा। तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 17वीं सदी में मकबरे का निर्माण कराया। इस प्रकार से आपका जो हमने क्रम ऊपर बात की वो सही है। आगे चलते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। सही बात है। मनसबदारी का पद पैतृक था, मनसबदारी का पद जो है पैतृक था, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है, मतलब केवल कथन एक सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो देखिए, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 11वें वर्ष, उसके शासन के 11वें वर्ष अर्थात 1567 से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन उसने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष से किया था। प्रारंभ जो है 11वें वर्ष में होता, परंतु जो जात और सवार पद का विभाजन होता है उसे शासनकाल के 40वें वर्ष में किया गया। मनसब जो है मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था। केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पद नहीं था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो जो मार्कंडेश्वर मंदिर है, इसे विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर, कौन सी नदी, बेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत की नागर शैली का यह मंदिर शैव वैष्णव और शाक्त संप्रदायों से संबंधित रहा है। 16 जुलाई 2019 को पत्र सूचना ब्यूरो अर्थात PIB द्वारा प्रकाशित संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा त्वरित गति से कराया जा रहा है। इस वजह से चर्चा में आया था उस समय। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन कांड का प्रश्न है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। कारण शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा 1 रुपया में 40 दाम होते थे। रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना हुआ है। मतलब कथन कारण सही परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, परंतु इसका उत्तर ए होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 युद्ध दिए गए हैं, इन 4 युद्धों को देखना है, तो इनका क्रम हमें बताना है। तो इसका क्रम आप देखिए, सबसे पहले आपका बिलग्राम का युद्ध होगा, बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और सबसे लास्ट में जजाऊ का युद्ध होगा। इस प्रकार से 2, 1, 3, 4। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए 1572 ईस्वी में गुजरात के सरनाल का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। तो सरनाल का युद्ध जो है 1572 का है, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो बिलग्राम का युद्ध क्या है, सरनाल के युद्ध से पहले हो रहा है 1540 में, और सरनाल का युद्ध 1572 में हो रहा है। इसी की तरह 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। और जजाऊ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, सरनाल का युद्ध 1572 में, और धर्मत का युद्ध होता है 1658 में, और जजाऊ का युद्ध होता है 1707 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था की नहीं है,
तो आप इसमें देखें, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही बात है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये सही नहीं है, ठीक है, सी वाला सही नहीं है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है। देखते हैं, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक, जिसे इक्तादार या मुक्ति कहते हैं, को उस क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय जो है वो पूरे करता था। उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिशा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान खाते में जाती थी, ठीक है। तो जो खालिशा भूमि थी वहाँ से जो आय होती थी वो सीधे सुल्तान के पास जाती थी। अबू अली हसन इबन अली तूशी निजामुल मुल्क की फ़ारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखकों को यहाँ पर हमें देखना है। तो तबकाते नासरी पुस्तक जो है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिरान जसजानी। तारीख़ फ़िरोज़शाही के शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। तुगलकनामा की रचना जो है इब्न बतूता ने नहीं किया था, ठीक है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा का लेखक जो था अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत जो है रेहाला पुस्तक में लिखा है। तो इब्न बतूता की रेहाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, इलाहाबाद की जो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि आपकी कब होती है? 1765 में, 4 से मिला दीजिए। मंगलौर की संधि जो होती है 1784 में, 2 से मिला दीजिए। मंगलौर संधि 1784। सालबाई की संधि जो होती है ये 1782 में होती है, 1 से मिला दीजिए। मद्रास की संधि जो होती है ये 1769 में होती है, 3 से मिला दीजिए। तो 4213 अर्थात सी ऑप्शन। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को होती है, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को होती है। तो इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि दोनों ही 1765 में ही होती है और अगस्त के महीने में होती है। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होती है। इसके बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में होती है, 1784 में। वहीं सालबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 के बीच में होती है। इसके बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में होती है। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के मध्य में होती है, ये 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में मद्रास की संधि होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है हमें। तो देखते हैं इसमें कौन सा क्रम आएगा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता 1931 का है। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 का है। इसके बाद पूना पैक्ट होगा 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में होगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट और फिर क्रिप्स मिशन होगा। तो 4213। आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ वर्ष 1930 में प्रारंभ होता है, जो कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। 24 सितंबर 1932 को होता है। और जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत आता है। आगे चलते हैं, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये आपका कथन सही है।
नहीं, यहाँ पे दोनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल, नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने बनाया था। मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता C राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला कहा गया। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है 1880, इसका पूरा नाम क्या है? दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1905। इसको बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 घटनाएं हैं, कौन सी सबसे पहले आएगी? सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सही है। फिर भारत का संविधान लागू होता है। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फिर जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। फिर भारत का संविधान 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा इस दिन संविधान के नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ ही भारत में विलय को अनुमोदित किया था, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 को प्रवृत्त हुआ था। आगे चलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित होता है, जिसका आधिकारिक नाम क्या था? द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में ईसाइयों की विवाह पद्धति से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार थे। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच प्रत्येक विवाह जिनमें से एक या तो दोनों ईसाई हैं के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए। दूसरा, इन प्रावधानों में लड़के एवं लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। इसी के साथ बहुविवाह की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है इस नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पावना विद्रोह जो है, पावना आंदोलन कह सकते हैं, ये आपका 1873 से 1885 के मध्य में, तो 2 से मिला दीजिए। एका आंदोलन जो है ये आपका 1922 में, 3 से मिला दीजिए। संथाल जो है ये 1855 से 56, 1857 के पहले होता है ना ये, तो 1 हो गया। ताना भगत जो है 1914, ताना भगत 1914, 4 से मिला दीजिए। तो आपका 2314 बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, पावना विद्रोह 1873 से 85 है, एका आंदोलन 1922 है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 है, और ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 का है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घटना और वर्ष। देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, और सांप्रदायिक निर्णय 1932 में होता है, ना कि 1933, ठीक है। तो डी वाला सही नहीं है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, अवार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर हमें यहाँ पे चुनना है। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति कब होती है? 1927 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में, ठीक है।
और वहीं पर आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो होती है वो 1930 में होती है। फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है 1915 में होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, फिर आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मतलब 4 के बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका साइमन आयोग की नियुक्ति होती है 1 हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होगी 3 हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर? लाल किला, दिल्ली में। देखिए आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त जो थे वो थे एनआईए के 3 अधिकारी, मेजर शाहनाज खां, इसके अतिरिक्त कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व जो है भूलाभाई देसाई ने किया था। आगे कथन कांड वाला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में होती है। वॉरेन हेस्टिंग काल में होती है, सही है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। सही बात, स्थापना तो किया था परंतु अध्यक्ष नहीं बना था। कारण वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। यह भी आपका यहां पर देखिए कथन जो है, कथन कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है आप यहां पे देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत या उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये चीज़ तो इसको जस्टिफाई कर रही है कि भारत की बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की, परंतु इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही है कि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करा। कथन कारण सही है, तो इसका उत्तर जो है वो बी होगा। इसका उत्तर जो है आपका बी होगा, जो कि आयोग ने भी माना है। ठीक है, यहाँ पे देखें वॉरेन हेस्टिंग जो है 1774 से लेकर 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी तथा उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग के प्रशय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। ठीक है, इसकी प्रस्तावना भगवत गीता की जो अंग्रेजी में अनुवाद था वॉरेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। यहाँ पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। कोयला क्षेत्र और अवस्थित, इन 2 सूचियों का हमें मैच कराना है। जो तालचेर कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में स्थित है और ये आपके महानदी घाटी में है। ठीक है, तो 4 से मिला दीजिए। तालचेर जो कि उड़ीसा में है, ये महानदी घाटी में है। कर्णपुरा झारखंड में है और ये दामोदर घाटी में अवस्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और ये सोन घाटी में है। 2 से मिला दीजिए। सिंगरौली सिंगरेनी है, ये सिंगरेनी ये तेलंगाना में है। ठीक है, ये तेलंगाना में है, तो कहाँ पे? गोदावरी घाटी में। 3 से मिला दीजिए, तो 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये जो सोन घाटी ये विस्तारित है। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ पे विकल्प देखते हैं तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए गुरल्ला मांधता ये भी भारत में नहीं है और नामचा बरवा भी जो है ये यहाँ पर भारत में नहीं है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों ही भारत में नहीं है, जबकि कामेत और नंगा पर्वत भारत में है। देखिए गुरला मंधाता पर्वत शिखर जो भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार
नामचा पर्वत पर्वत श्रेणी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। नामचा बरवा। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेट या कामित पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत क्षेत्र है यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। किस ओर कम होती जाती है? तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे ये वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात गुजरात से पश्चिम बंगाल की ओर चलेंगे तो ये कम होती जाएगी, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा के विपरीत स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा में क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। हिमालय से आप कन्याकुमारी की तरफ जाएंगे तो ये घटेगी। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। तब पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतारा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ के इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहती हुई कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी या राजस्थानी जो नाम है लूड़ी नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवणावती शाल्ट रिवर से व्युत्पन्न है। मोरीबंद डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये जो है बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है या हिस्सा कह सकते हैं। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर के विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उप विभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा 1944 में दिया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व दिशा में मतलब गुजरात से पश्चिम बंगाल की तरफ चलेंगे आप। ठीक है, तो ये क्रम देखिए, सबसे पश्चिम में आपका सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव, फिर मैकाले और फिर सबसे पूर्व में छोटा नागपुर। ये आपका क्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन, ये कथन कारण वाला प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। तो कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। कारण हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो ये इसका कारण है। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र सेस्मिक जोन 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अर्थात थ्रस्ट एवं भ्रंश दरार अर्थात फॉल्ट, थ्रस्ट एवं फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा में बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। ये जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है एवं मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय या शिवालिक का विस्तार है। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है एवं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT अर्थात
MCT का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर HHC अर्थात हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय अर्थात टेथियन, ये जो है HHC मतलब हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन एवं STDS साउथ तिब्बतन डेचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिच्चर क्षेत्र अवस्थित है। इस उत्क्रम क्षेत्र के अवस्थित एवं हिमालय भौगोलिक रचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। आगे बात करते हैं मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? तो ये सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटियों में इम्फाल बेसिन इसके प्रमुख या उत्तम उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए है। दामोदर, नर्मदा, ताप्ती ये भ्रंश घाटी से ही प्रवाहित होती हैं। देखिए, भ्रंश के कारण यह नदी अपने अनुप्रवाह में दाहिनी और तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ती है, तो इसकी चौड़ाई और जलधारण क्षमता कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखते हैं, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत हो गया। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। तीसरा, वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो तीसरा भी सही है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अन्य दोनों हैं वो आपके सही हैं। वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, विश्व का भूगोल देखते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में, जो इसमें काफ़ी चर्चा में भी था कुछ समय पहले, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने पर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इनका जो सही क्रम है, आप उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ टू साउथ, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे नॉर्थ में आपका लेक मंजला है, फिर लेक उससे दक्षिण की तरफ चलेंगे, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, और सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक है। तो लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक है। देखिए, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर के सबसे किनारे कौन सा है? लेक मंजला है। और लाल सागर सबसे किनारे कौन है? सबसे नज़दीक लिटिल बिटर है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम यही है, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। आगे देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका? उत्तर अटलांटिक कटक का। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम हैं और किन देशों में इन नामों से जाना जाता है, उससे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका बिली विलीज जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ पे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 2 से मिला दीजिए। टैफू जापान में। 3 से बगुयो यह है आपका फिलीपींस। हरिकेन्स यूएसए में। तो आपका 4 हो जाएगा। तो 2314 डी ऑप्शन। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज कहते हैं, जापान में टाइफू या टाइफू कहते हैं, फिलीपींस में बगुयो और यूएस में हरिकेन कहते हैं, चीन में टाइफून तथा भारत में चक्रवात के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें सोची जो शहर है वो इस पर अवस्थित नहीं है, जबकि कजान, ओमास्क, चिता ये सभी हैं। साइबेरिया पारी या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अपनी 9,289 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो रूस की राजधानी मास्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। ठीक है, मास्को आपका पश्चिम में है और व्लादिवोस्तोक सुदूर पूर्व में है। इस रेल मार्ग पर अवस्थित जो प्रमुख नगर है, इसमें मास्को, पर्म, एकातेरिनबर्ग, ओमस्क, नोवोसिविस्क, क्रोस्नोयार्स्क, आप उच्चारण देख लीजिएगा, इरेकुत्स्क, चिता, खाबरोवस्क और व्लादिवोस्तोक है। कजान शहर जो है ये मास्को से
एकातेरिनबर्ग के मध्य रेल मार्ग द्वारा इसे जुड़ा हुआ है, तथा यह मुख्य ट्रांस साइबेरियन लाइन पर नहीं है बल्कि दक्षिणी ट्रांस साइबेरियन रूट पर है। सोची काला सागर के तट पर स्थित रूस का नगर है जो कि उत्तरी काकेशस रेल मार्ग पर अवस्थित है। आयोग ने इस क्वेश्चन को बाद में हटा दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। दो सूचियां हैं, एक तरफ पवन है और दूसरी तरफ देश है। तो हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शांता आना जो पवन है ये कैलिफोर्निया में बहती है, सही है। हबू सूडान में, यामो जापान में। मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। तो ये कहाँ की है, इसके बारे में देखते हैं। मिस्ट्रल जो है ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय हवा जो रोम सागर के उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस में प्रवाहित होती है। तो आपकी मिस्ट्रल कहाँ पे प्रवाहित होती है, स्पेन तथा फ्रांस में, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मौसम चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा कौन सी है, ब्रिक फिल्डर है, जिसको मिस्ट्रल से मैच कराया गया था। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तूफान या हरिकेन जो अगस्त सितंबर 2019 में आया था और सर्वाधिक प्रभावित देश। तो ये एक तरह से करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी हमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो सूचियाँ दी गई हैं, वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए माकची नामक जो वनस्पति होती है ये भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्र में होती है। भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्र, दो से मिला दीजिए। फिम्बस ये जो है आपका कहाँ पे होता है, दक्षिणी अफ्रीका, तीन से मिला दीजिए। चैपरेल कैलिफोर्निया, वन। मैटोरल ये चिली में, चार से मिला दीजिए। तो 2, 3, 1, 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र। माकची भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्र में, फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका में, चैपरेल कैलिफोर्निया में और मैटोरेल चिली में। फिर से दो सूचियां हैं, देश और उनकी राजधानी। देश और उनकी राजधानी, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तीन से। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है ये अशगाबाद है। तो 1, 2, 3, 4 तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखिए दो सूचियाँ फिर से हैं, प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होते हैं, दो से मिला दीजिए। बबूल जो है ये आपका सहारा में, तीन से मिला दीजिए। बायोबाब जो है ये सवाना, चार से मिला दीजिए। देवदार ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगा, दो से। नहीं देवदार जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होगा, 1 से मिला दीजिए, ठीक है, भूमध्य सागरीय। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2, 3, 4 1 अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दो सूचियां हैं, जनजाति और स्थान की। तो जो पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन अफ्रीका में, सही है। अंगामी नागालैंड, सही है। एनू जापान में, ये भी सही है। किर्गिज सूडान की नहीं है। किर्गिज जो जनजाति है ये सूडान की नहीं है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि सूडान में। तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय जो घास सवाना प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश इन्हें कहा जाता है। पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। पर्यावरण के प्रश्नों को देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो इसमें देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित नहीं, मैक्सिमम रूप से आश्रित होता है। तो ये गलत हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से
अधिक होता है, ये आपका सही है। डी, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या जो है वो मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। यहाँ पे सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही बात है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, जब कोई जल निकाय खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो या जो शैवालों की अधिक वृद्धि को प्रेरित करता है, जब समृद्ध हो जाएगा तो शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इस प्रक्रिया को सुपोषण, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती नहीं। भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जाति विविधता में कमी आएगी। तो पहला वाला कथन आपका सत्य नहीं है। बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों के आश्रय देते हैं। उष्णकटिबंधीय जो हैं क्षेत्र उस शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सी, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस है। कौन सा है? लाइकेंस है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है जब भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस है ये? तो ये है आपकी मीथेन गैस। कौन सी है? मीथेन गैस है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में, जैसे गाय वगैरह जो है वो जो मुँह चलाती हैं तो वहाँ से मीथेन निकलता है। घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? ये था दीव। वर्ष 2018 में दीव जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दीव में 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, 1972 का है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 का। तो इस प्रकार देखेंगे आप तो सबसे पहले क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा 1972 का, फिर आपका क्या आएगा? फिर आएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, फिर आएगा आपका प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर सबसे लास्ट में आएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इस प्रकार से 1, 3, 4, 2 बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका आकार जो है उल्टा U आकार का होता है। किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार का होता है। पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र जो है या EKC पर्यावरणीय निम्नीकरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तथा प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति GDP के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट रिवर्स गई है और उच्च आय स्तरों पर आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण सुधार प्रदर्शित हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति GDP का उल्टा या U आकार का फलन है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन कारण का प्रश्न है। तो कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, के लिए जो है महत्वपूर्ण है, सही बात है। कारण
सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो कथन कांड दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में या संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य दोनों में ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व में है। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्यजीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन के तहत प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं संबंधित है, बल्कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? ये वैश्विक तापन में योगदान करने वाली गैसों से संबंधित है या उसके उत्सर्जन से। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कथन कांड का प्रश्न है। तो देखते हैं। कथन दिया गया है, कथन है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सही है। कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो इसलिए ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं रहती हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, तितलियां जो है अनियत तापी प्राणी कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती। परिणामस्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती हैं। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। ठीक है, ये घटती है। अगले स्तर को केवल 10% ही मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास भी होता है, क्षय भी होता है, अर्थात घटती है। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल। कौन सा है? नीला हरा शैवाल। देखिए, नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। आगे चलते हैं। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है, धुआं या स्मॉग। देखिए, स्मॉग शब्द धुआं और कोहरे, स्मॉग जो है ये धुआं, स्मोक और कोहरे फॉग से मिलकर बना है, जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह गहन वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। धूम्र कोहरा या स्मॉग एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित सस्पेंडेड कणों को संगठित रूप होता है। मानव जनित स्मॉग कोयला दहन उत्सर्जनों, वाहन उत्सर्जनों, औद्योगिक उत्सर्जनों, वनों की आग, कृषि अवशेषों अर्थात पराली आदि को जलाने तथा इन उत्सर्जनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम
द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ठीक है, तो ये जो 4 विकल्प दिए गए थे इसमें आपका पश्चिमी घाट ही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो इसके लिए नीति आयोग है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारी इतनी बड़ी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। समृद्धि की सीमा की जो अवधारणा है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम के एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई थी। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ का जो है यहाँ पर प्रतिपादन किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2030 तक। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP 14 जो है सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को हुआ था, इसलिए इस पर प्रश्न भी बना था। सम्मेलन में सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है। विज्ञान संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क वर्षा, शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए हुए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन इत्यादि हैं। कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ इत्यादि हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा। ठीक है, श्याम बीवर या ब्लैक होल कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो ये जो है आपका देखेंगे तो ये क्या है? सिमट गया तारा होता है, मतलब जो तारा समाप्त हो रहा है। श्याम बीवर या ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। चूंकि ब्लैक होल प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसका बाहरी हिस्सा फैलता है या ठंडा होता है और उसकी चमक कम होती जाती है। इसी स्थिति को रक्तदानों या रेड जायंट या सुपर रक्तदानों रेड सुपर जायंट कहते हैं। इस अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्णवामन, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रल स्टार या श्याम बीवर ब्लैक होल में से कोई एक कृष्णवामन, ब्लैक डॉर्फ या न्यूट्रॉन स्टार तथा श्याम बीवर में से कोई एक प्राप्त करता है। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे जो है न्यूट्रॉन स्टार या श्याम बीवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न से क्या घटित होता है? तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? जब आवेशित करेंगे त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि आवेशित कणों को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित किए जाने पर उन्हें वैद्युत स्थैतिक बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। तरल जो है गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसे नहीं होती? संचालन, संवहन एवं विकिरण की वजह से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों से ही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? किसमें कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में कैल्शियम होता है। जिप्सम में, एक सेकेंड, सी ऑप्शन।
जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट होता है। कैल्शियम का सल्फेट होता है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पदार्थ और उसके उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होता है। जबकि सिल्वर आयोडाइड, तो इस प्रकार से ए सही नहीं है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाई कार्बोनेट गठिया के उपचार में, दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, प्रतिलोम परासरण पेयजल का होता है, विकृतीकरण ये जो है आपका प्रोटीन का होता है, पाश्चुरीकरण ये चाय का, नहीं ये सही नहीं है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध का निर्जमीकरण या रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना होता है। इस करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। तो चाय का नहीं बल्कि दूध का होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया पूरी व्याख्या के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।